Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about flow chart of injectables manufacturing process. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So what is the flow chart of injectables manufacturing? So guys, today we will discuss about the injectables manufacturing process flow charts and various stages of injectables manufacturing. So first of all, any material will be received from the outer side in a receiving way, so which is called receiving. जब भी कोई मटेरियल रिसीव होता है तो कौन कौन से मटेरियल्स रिसीव होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में? एग्जांपल के लिए API, सॉल्वेंट्स, PPM, SPM, मिसलेनियस मटेरियल्स, एक्सिपिएंट्स, ये सारे मटेरियल, उसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल फर्म्स में रिसीव किए जाते हैं. तो मटेरियल रिसीव जब होता है तो हम क्या करते हैं? जनरली मटेरियल रिसीव्ड, उसके बाद में जो मटेरियल रहता है उसको क्वारंटाइन करते हैं. क्वारंटाइन करने के बाद में उसमें सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं. जो मटेरियल होता है उसकी सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं. सैम्पलिंग जब हो जाती है तो उस पर अंडर टेस्ट का हम लेवल लगा देते हैं येलो कलर का. जैसे ही हमारा मटेरियल सैम्पल्ड हो गया तो अंडर टेस्ट का लेवल लग जाएगा उस पर, और जैसे ही मटेरियल टेस्ट हो जाता है और रिलीज़ हो जाता है, मतलब पास हो जाता है मटेरियल टेस्ट में, तो उस पर अप्रूव्ड का ग्रीन कलर का हम लेवल लगा देते हैं. और अगर मटेरियल रिजेक्टेड होता है तो उस पर रिजेक्टेड का लेवल लगा देते हैं. तो ये है मटेरियल रिसीविंग का प्रोसेस फ्लो. मटेरियल वेयर हाउस में रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है, वो ये प्रोसेस है. फिर जब मटेरियल रिसीव हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? उसके सैम्पलिंग होती है. सैम्पलिंग के बाद में अप्रूवल के बेसिस पर उसकी डिस्पेंसिंग होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है उस रिक्वायरमेंट के बेस पर मटेरियल की डिस्पेंसिंग होगी. तो डिस्पेंसिंग में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जैसे क्या क्या मटेरियल्स की डिस्पेंसिंग होती है जो फार्मास्यूटिकल्स, इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग या फिर अदर मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो भी OSD है या फिर सॉलिड डोसेस फॉर्म्स हैं, और अदर डोसेस फॉर्म्स में भी जनरली API, PPM, SPM, एक्सिपिएंट, सॉल्वेंट्स, मिसलेनियस मटेरियल सभी उसी में आ जाते हैं. तो उसकी डिस्पेंसिंग होती है. डिस्पेंसिंग होने के बाद में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसकी इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलरली कंपाउंडिंग होती है. कंपाउंडिंग मतलब मिक्सिंग होती है. उसकी मिक्सिंग में जो भी हमारे इन प्रोसेस चेक्स होते हैं वो हम चेक करते हैं. और कंपाउंडिंग होने के बाद में, जैसे कंपाउंडिंग की प्रोसेस क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग वेसल में जो भी आपके APIs है, एक्सिपिएंट्स है, उन सबको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं. मिक्सिंग ऑफ APIs एंड एक्सिपिएंट्स टू प्रिपेयर ए बल्क सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग होने के बाद में क्या होता है कि जो भी हमारा बल्क सॉल्यूशन बना है उसका फाइनल बल्क मेकअप कर देते हैं. जैसे जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहती है, जैसे 100 लीटर का मुझे बल्क बनाना है तो 100 लीटर सॉल्यूशन बना दिया उसका. तो जो भी अमाउंट मेरा कम ज़्यादा होता है उसको WFI या फिर अदर सूटेबल जो भी कंपाउंडिंग एजेंट या फिर सॉल्वेंट्स रहते हैं उसको ऐड करके मैं उसमें ऐड करता हूँ. तो उससे मेरा जो बल्क वॉल्यूम है वो बल्क वॉल्यूम मेकअप करना होता है. जब बल्क मेरा कम्प्लीटली बन जाता है तो फिर जो प्रोसेस होती है वो होती है मेरी फिल्ट्रेशन की. तो बल्क बनाने के बाद में मैं 0.22 माइक्रोन के फ़िल्टर से फ़िल्टर करूँगा उस बल्क को. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बल्क सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन यूजिंग 0.2 माइक्रोन फ़िल्टर्स, ये फ़िल्टर्स यूज़ करके मैं बल्क को फ़िल्टर करूँगा असेप्टिक एरिया में. ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा. फिल्ट्रेशन करने के बाद में, फिल्ट्रेशन में भी मेरे जो इन प्रोसेस चेक्स रहेंगे, जैसे सैंपल कलेक्ट करना बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन और एज एप्लीकेबल, वो इन प्रोसेस चेक्स करूँगा मैं. और फिर जो भी मेरा फिल्ट्रेशन करने के टाइम पर जो मेरा कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन का प्रेशर रहता है वो चेक करूँगा. ये सब जो भी इन प्रोसेस रहते हैं वो सब चेक करने के बाद फिल्ट्रेशन होगा मेरा. फिल्ट्रेशन होने के बाद में क्या होगा कि जो मेरा बल्क फिल्टर्ड हुआ है वो फिल्टर्ड बल्क को मैं होल्डिंग वेसल में होल्ड करके रखूँगा. ये एप्लीकेबल होता है. डायरेक्टली आप फिल्ट्रेशन वेसल में ही रखते हो या फिर होल्डिंग वेसल में अलग से रखते हो, ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो होल्डिंग वेसल में जैसे होल्ड करके रखना है तो इस टाइप की होल्डिंग वेसल्स और प्रेशर वेसल्स होती हैं,
उनमें मुझे होल्ड करके रखना। होल्डिंग ऑफ बल्क फिल्टर्ड बल्क इन होल्डिंग वेसल्स बफर टैंक्स इफ एप्लीकेबल। होल्ड करने के बाद में मेरा जो सेकंड स्टेज है, जैसे ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हो गया, अभी जो दूसरा स्टेज है मेरा वो है पीपीएम एसपीएम पीपीएम मटेरियल्स का है। उसमें जो भी मेरा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स है उनकी डीकार्टनिंग होगी। डीकार्टनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो भी मेरे वायल्स एम्प्यूल्स हैं उनकी डीकार्टनिंग करने के बाद में मैं उनको वॉशिंग मशीन पर लेकर जाऊंगा और उनको वॉश करूंगा। वॉशिंग मशीन पर वॉशिंग के ड्यूरेशन में या फिर ड्यूरिंग वॉशिंग जो भी इन प्रोसेस चेक्स होंगे मेरे, क्लैरिटी चेक वायल्स की और अदर जो चेक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। और जैसे ही वॉशिंग हो जाएगी तो वॉशिंग का एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, उसमें वायल एम्प्यूल्स का मेरा वॉशिंग होता है। तो वो कैसे होता है, मेरा 3 चीज़ों के मिक्सचर से वॉशिंग होता है। मेरा WFI रिसाइकल्ड वाटर और कंप्रेस्ड एयर। तो फर्स्ट जो मेरी वॉशिंग होती है वो रिसाइकल्ड वाटर और प्यूरिफाइड वाटर से होती है। उसके बाद में एक कंप्रेस्ड एयर से उस वो जो वॉश की हुई वायल होती है उसको ड्राई किया हुआ जाता है। फिर वापस से मेरा एक जो सेकंड राउंड में वॉश होती है वो WFI से वॉश होती है। फिर WFI से वॉश होने के बाद में फिर कंप्रेस्ड एयर से उसको स्पार्जिंग की जाती है, पर्जिंग की जाती है, जिससे क्या है जो वायल ड्राई हो जाती है अंदर से। तो ऐसा सीक्वेंस रहता है मेरा रिसाइकल्ड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, फिर कंप्रेस्ड एयर, फिर WFI, फिर कंप्रेस्ड एयर, फिर रिसाइकल्ड वाटर, फिर कंप्रेस्ड एयर, ऐसे ऑन गोइंग चलता रहता है ये प्रोसेस। तो ये मेरा वायल वॉशिंग हो गया, वायल और एम्प्यूल वॉशिंग। वायल एम्प्यूल वॉशिंग के बाद में क्या होता है कि जो मेरी वायल्स निकलती है वॉशिंग के बाद में वो डायरेक्टली मेरी टनल, डीपायरोजिनेशन टनल कनेक्टेड होती है वायल वॉशिंग मशीन से, तो वहाँ पर जाती है। जैसे ये मेरी टनल है, डीपायरोजिनेशन टनल। इस टनल पर इस साइड में ये मेरा इनलेट है, यहाँ पर मेरी वायल वॉशिंग मशीन कनेक्टेड होती है। तो जो भी मेरी वॉश्ड वायल्स होती हैं वो डायरेक्टली इस टनल के अंदर जाती है और इसमें डीपायरोजिनेशन होता है उस वायल्स का और एम्प्यूल्स का। तो डीपायरोजिनेशन क्या होता है, डीपायरोजिनेशन ऑफ ग्लास और एम्प्यूल्स एट हायर टेम्परेचर टिपिकली एट 320 ± 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों करते हैं हम डीपायरोजिनेशन, तो जो भी पायरोजन्स हैं वायल्स और एम्प्यूल्स में उनको रिमूव करने के लिए हम डीपायरोजिनेशन करते हैं। कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 320 ± 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये मेरा डीपायरोजिनेशन हो गया। डीपायरोजिनेशन होने के बाद में यहाँ तक का स्टेज हो गया। मेरा थर्ड स्टेज जो होगा वो होगा, ये सब साइमल्टेनियस स्टेजेस हैं जो मेरी एक साथ चलती रहेंगी और जो स्टेजेस हैं वो सारी फिलिंग पर कनेक्टेड रहेंगी। तो स्टेरिलाइजेशन होगा। स्टेरिलाइजेशन में क्या है, जो भी मेरे फिलिंग मशीन पार्ट्स हैं, स्टॉपर्स हैं, सील्स हैं और मिसलेनियस आइटम्स हैं जो कि फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन सब का स्टेरिलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव में। तो स्टेरिलाइजेशन होने के बाद में ये सारे जो आइटम्स हैं वो मेरे असेप्टिक एरिया, यानी कि जहाँ पर मैं फिलिंग करता हूँ उस एरिया में चले जाते हैं, ग्रेड B एरिया में। और इनका स्टोरेज जो होता है वो ग्रेड A एरिया में होता है, अंडर LAF। तो स्टेरिलाइजेशन में हम किस किस चीज़ों का स्टेरिलाइजेशन करते हैं जनरल पर्पस के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे सील्स है, रबर स्टॉपर्स, फिलिंग मशीन पार्ट्स, गारमेंट गॉगल्स, मिसलेनियस आइटम्स, बल्क सॉल्यूशंस, पेपर्स एट्सेट्रा। जो भी मटेरियल, जो भी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं असेप्टिक एरिया में और जो स्टेरिलाइजेबल हैं उनको हम ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज करते हैं। और जो आर्टिकल्स हम ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं उनका एक डिफरेंट प्रोसेस है असेप्टिक एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन हो गया, जो भी हमें रिक्वायर्ड आर्टिकल्स है और जो भी फिलिंग मशीन पार्ट्स हैं उन सब का स्टेरिलाइजेशन हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। फिर डायरेक्टली हमारा क्या होगा, फिलिंग होगा, मेरा डीपायरोजिनेटेड वायल आएंगी और होल्डिंग वेसल से मेरा जो बल्क सॉल्यूशन स्टोर्ड है वो मेरा फिल्टर्ड होके फिलिंग के लिए, फिलिंग मतलब वायल एम्प्यूल में फिल हो जाएगा। फिलिंग जैसे ही होगा मेरा, फिलिंग होने के बाद में तो ये फिलिंग है, जैसे ये मेरे नोजल्स हैं, इन नोजल्स के थ्रू, सीरिंजेस के थ्रू ये वायल्स में मेरा फिलिंग हो रहा है। तो असेप्टिक फिलिंग ऑफ वायल्स एम्प्यूल्स बाय ऑनलाइन फिल्ट्रेशन विद 0.2 माइक्रोन फिल्टर्स। फिलिंग होगा। फिलिंग होने के बाद में क्या होगा, जो भी मैंने आर्टिकल्स या फिर स्टॉपर्स जो स्टेरिलाइज किए हुए हैं वो, और फिर स्टॉपरिंग करूँगा जो फील्ड वायल्स है मेरी, उनकी
फिलिंग के बाद में मेरा स्टॉपरिंग होगा। स्टॉपरिंग डिपेंड करता है कि आपकी जो वायल्स है वो लायोफिलाइजेशन प्रोसेस वाला है या फिर नॉन लायोफिलाइज्ड है। अगर लायोफिलाइजेशन का है तो मैं हाफ स्टॉपरिंग करूँगा, और अगर विदाउट लायोफिलाइजेशन वाला है, नॉर्मल लिक्विड है, तो स्टॉपरिंग कर दूंगा डायरेक्टली में, फुल स्टॉपरिंग। तो स्टॉपरिंग, ये स्टॉपरिंग प्रोसेस है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस टाइप से ये स्टॉपरिंग होगा। ये स्टॉपरिंग होगा, ये स्टॉपरिंग करने के बाद में अगर मैं हाफ स्टॉपरिंग करता हूँ तो मेरा लायोफिलाइजेशन करना है मुझे। लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में लोडिंग अनलोडिंग करके लोडिंग करूँगा मैं लायोफिलाइज़र में। तो जैसे ये है मेरा लायोफिलाइज़र एग्जांपल के लिए। तो लायोफिलाइजेशन में क्या होता है, एक जनरली उसको फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं लायोफिलाइजेशन को। तो उसमें पहले मैं जो भी मेरा मटेरियल है जिसको लायोफिलाइज़ करना है उसको मैं लायोफिलाइज़र में लोड कर दूंगा। ये इस टाइप का मेरे ट्रेस होती है लायोफिलाइज़र में, वो यहाँ से लोडिंग होती है। ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग होती है इसमें, और मैनुअल भी होती है। तो हम ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग वाले की बात करते हैं। तो उसमें लोडिंग होगी, लायोफिलाइजेशन की जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो होगी। लायोफिलाइजेशन होने के बाद में जब लायोफिलाइजेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो अनलोडिंग होगी उसकी। अनलोड करने के बाद में मेरा फिर फुल स्टॉपरिंग होगी, फुल स्टॉपरिंग एंड सीलिंग। तो सीलिंग क्या है, क्या प्रोसेस है सीलिंग की, तो ये जो सील्स हैं, फ्लिप ऑफ सील्स हैं, इस टाइप से सीलिंग होगी वायल्स के ऊपर। ये यहाँ से सीलिंग होकर इधर आ रही है वायल्स। तो ये सीलिंग प्रोसेस है मेरा। सीलिंग हो जाने के बाद में क्या होगा कि सील्ड हो गई, और सीलिंग के बाद में टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होगा। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन मीन्स कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट टर्मिनली स्टेरिलाइज है, सो लायोफिलाइजेशन के केस में हम टीएस नहीं करते हैं, अदर देन लायोफिलाइज प्रोडक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसका टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसका एक टर्म्स है कि जो प्रोडक्ट है मेरा वो टेम्परेचर सेंसिटिव या फिर हीट सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होगा। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट फील्ड वायल्स होती है उसको हम टर्मिनल ऑटोक्लेव करते हैं एक हिसाब से। तो टर्मिनल स्टेरिलाइजर में लोड करते हैं, और उसका एक फिक्स प्रोग्राम होता है, वैलिडेटेड प्रोग्राम, उसके थ्रू हम उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन उसे बोलते हैं। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के बाद में क्या होता है कि जो भी वायल्स हमारी टीएस होने के बाद में निकलती हैं उनका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। विजुअल इंस्पेक्शन होने के बाद में, विजुअल इंस्पेक्शन दो टाइप का होता है। एक मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन जो हम मैनुअली करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैनुअल, और एक दूसरा ऑटोमेटिक। तो मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन में ये इमेज में जो दिखाया हुआ है, इसमें एक पर्सन वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में लाइट के थ्रू वायल्स को इंस्पेक्ट करता है और चेक करता है उसमें वाइट और ब्लैक पार्टिकल्स और अदर फाइबर्स वगैरह या ग्लास पार्टिकल्स, जो भी डिफाइंड पार्टिकल्स की रेंज है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है, और वायल्स को भी चेक करता है कि फिजिकली ये ओके है नहीं है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक विजुअल इंस्पेक्शन। ऑटोमेटिक विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि ये कैमरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। एक मशीन होती है, उसमें वायल्स को कैमरास के सामने से गुजारा जाता है, और उसमें कैमरा चेक करता है कि इन वायल्स में कोई पार्टिकल वगैरह तो नहीं है। डिटेल्स में हम ऑटोमेटिक और मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मेरा विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, फिर क्या होगा, लेवलिंग होगी। लेवलिंग करने के बाद में, जैसे लेवलिंग करनी है तो लेवलिंग में क्या क्या करना होता है, वो है मेरा लेवलिंग का पूरा प्रोसेस। लेवलिंग मतलब मेरा एक पैकेजिंग का प्रोसेस होता है। पैकेजिंग में मुझे लेवलिंग और कार्टन पैकिंग करनी होती है, वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। तो क्या क्या होता है, जैसे लेवल, एक जनरल लेवल में क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, एप्लीकेबल, इफ़ एप्लीकेबल, डोसेज कितना लेना है, स्टोरेज कंडीशंस, कंपनी इन्फॉर्मेशन और एनी अदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, ये सारी कंडीशंस एक लेवल पे मेंशन होनी चाहिए उन वायल्स की। और लेवलिंग होगी। लेवलिंग होने के बाद में ये कर्टन पैकिंग होती है। कर्टन पैकिंग हो गई, ये सिंपल मोनो कर्टन नहीं है ये एक कर्टन में 8-10 वायल्स या फिर जो भी है, अगर एक कर्टन में एक वायल है तो वो मोनो कर्टन पैकिंग होती है। तो ये मल्टीपल वायल्स हैं इसमें। और पैकिंग होने के बाद में ऐसे इसको शिपर में बहुत सारे कर्टन्स को भर दिया जाता है। तो वो हो गया मेरा। फिर पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग होने के बाद में लेवलिंग, पैकेजिंग एंड होल्डिंग।
पैकेजिंग जब मेरा हो जाता है, मतलब मेरा पैकिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया, पैकेजिंग होने के बाद में जो भी मेरा फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको मैं होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयर हाउस में भेज देता हूँ। तो वेयर हाउस में क्या होता है कि जो भी मेरा मटेरियल होता है फिनिश प्रोडक्ट वो होल्ड होता है वहाँ पर, और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो उस वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये मेरा जो है टोटल प्रोसेस फ्लो चार्ट है इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें ये जो ब्लैक बॉक्स हैं ये मेरा डिनोट्स करते हैं कि इन प्रोसेस चेक्स और सैम्पलिंग्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो जैसे रिसीविंग पर इन प्रोसेस सैम्पलिंग्स होती हैं मेरी, सॉरी इन प्रोसेस नहीं, ओनली सैम्पलिंग होती है। कंपाउंडिंग में इन प्रोसेस सैम्पलिंग होती है, फिल्ट्रेशन में होती है। उसके बाद में मेरा वायल वाशिंग में होता है, मेरा वायल इम्प्योर वाशिंग, डीपायरोजिनेशन में इन प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस चेक्स। इधर फिर मेरा फिलिंग के ड्यूरेशन में भी इन प्रोसेस चेक होता है, स्टॉपरिंग हाफ स्टॉपरिंग में इन प्रोसेस चेक होता है, लाइफलाइजेशन हो जाने के बाद सीलिंग में मेरा इन प्रोसेस चेक्स होते हैं, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के बाद विजुअल इंस्पेक्शन और लेवलिंग में फिर इन प्रोसेस चेक्स होते हैं, पैकेजिंग। तो ये जो पूरी ओवरऑल प्रोसेस है, इस ओवरऑल प्रोसेस में बहुत से ऐसे जगह पर हैं, बहुत से ऐसे स्टेजेस है जहाँ पर मेरी इन प्रोसेस चेक्स होती हैं। तो इन प्रोसेस चेक्स मेरा यूज़र डिपार्टमेंट प्लस QA दोनों चेक करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी है या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मेरी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है भी या नहीं है। इसमें एक और जो मेन पॉइंट है वो मैं बताना भूल गया हूँ। जैसे जो ग्रेड डी एरिया है वो मेरा रेड में डिनोट्स किया हुआ है। रेड में जो बना हुआ है बॉक्स वो ग्रेड डी में होता है। उसके बाद में जो पर्पल कलर है वो ग्रेड सी है। यहाँ पर जो भी पर्पल कलर में वो ग्रेड सी है, और ग्रेड ए और बी जो है मेरा वो ग्रीन कलर में है। ये मेरा पूरा ये जो है इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फ्लो चार्ट है, जो एक सिंपल प्रोसेस फ्लो चार्ट है जिससे मेरा इंजेक्टेबल्स को मैन्युफैक्चर करके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।